जो दो क्वेरीज थी, एक तो तुम लोग, हाँ, एक तो तुम लोग का वेबलिन इफेक्ट था, ठीक है, वेबलिन एंड स्नॉब एंड स्टीपर एंड फ्लैटर, ये दो क्वेरीज थी ना. वेबलिन इज एबनॉर्मल बाइंग ऑफ द गुड्स. एबनॉर्मल बाइंग मतलब वही चीज हुआ कि रिचर सेक्शन टेंड टू बाय इट, एंड स्नॉब इफेक्ट को कॉन्स्पिशियस गुड्स भी बोला जाता है. एंड कॉन्स्पिशियस गुड्स आर दोज गुड्स बिकॉज ऑफ हायर प्राइस. तो नटशेल में वही निकला है जो मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक. हाँ, मॉड्यूल में लेकिन उल्टा गिवन है, यही कह रहे हो ना शिवम? वही बता रही हूँ मैं, वही चीज़ बता रही हूँ कि वेबलिन में लिखा हुआ है दिस इज एन एबनॉर्मल एक्टिविटी ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट. एबनॉर्मल एक्टिविटी मतलब कि जो कॉमन आदमी खरीद रहा है भाई हम वो नहीं खरीदेंगे, जो लोग अलग से हम खरीदेंगे वो चीज़ वेबलिन में आ जाएगी. एंड वेबलिन इज कॉस्ड ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है कि भाई जब महंगी चीज़ होगी हम खरीदेंगे, तो जब महंगी चीज़ होगी तभी तो हम अब नॉर्मली कोई गुड खरीद पाएंगे. अगर सस्ती होती तो ऑब्वियसली हर आदमी उसको खरीद के बैठ जाता. तो वेबलिन का मतलब होता है एबनॉर्मल परचेजिंग ऑफ गुड्स ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट. ये क्लियर जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्टली वर्ड्स ये हैं कि वेबलिन इज एन एबनॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट. ये भी लिखा हुआ है कि स्नॉब इफेक्ट की वजह से ही वेबलिन होगा, वेबलिन की वजह से स्नॉब नहीं होगा. और स्नॉब इफेक्ट को हम कॉन्स्पिशियस गुड्स भी बोलते हैं. ये मतलब हायर स्टडीज़ में मतलब MBA में और CFAs में यही एग्जैक्ट वर्ड्स इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसी पे मैं बेस्ड रहूँगी. बाकी इट्स अप टू योर चॉइस कि तुम लोग को इफ़ यू वांट टू गो विद द मॉड्यूल यू कैन गो विद द मॉड्यूल, बट द करेक्ट मीनिंग इज दिस, क्योंकि मॉड्यूल में उल्टा दिया हुआ है तुम लोगों की. मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि वेबलिन इज बिकॉज ऑफ हायर प्राइस एंड स्नॉब इज जब सुपीरियर गुड्स कोई खरीद रहे, अनकॉमन वाला पैटर्न लिखा हुआ है. बट द करेक्ट मीनिंग इज दिस. नाउ इट्स योर चॉइस, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं कि भाई ICAI अपने ही आंसर्स एक्सेप्ट करता है, दूसरे नहीं करता, यू हैव टू गो विद द मॉड्यूल. ये पढ़ा होगा ना, सुना होगा, ये इसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स चल रहे हैं ICAI की, तो बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से चल रहा है. तो इट्स अप टू योर चॉइस. करेक्ट मीनिंग मैंने बता दी मॉड्यूल में जो है, अब तुम लोग को जो सही डिसीजन लगे वो तुम लोग करो, ठीक है. इट्स अप टू योर चॉइस, मैं कोई एक स्टेटमेंट उसमें नहीं दूंगी. सेकेंड वॉज स्टीपर एंड फ्लैटर. स्टीपर का हाँ ये वही स्टीपर जो हम लोग ने डिस्कस, जो चिराग कह रहा था, येस स्टीपर विल बी जब सीधा हो जाएगा, मतलब इन केस ऑफ इन इलास्टिक. बट उसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन ये भी लिखी हुई है कि स्टीपर हैज़ अ ग्रेटर एंगल. ये भी एक वर्ड होता है, सॉरी स्टीपर में ग्रेटर एंगल कैसे होगा? तुम ऊंचाई की तरफ बता रहे हो ना कि ज़्यादा एंगल हो जाएगा. देखो देखो फ्लैटर जो मैंने बताया, हाँ, बट वो कह रहा है स्टीपर में ज़्यादा होगा. देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था दिस वॉज स्टीपर, लेकिन अब मैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर रही हूँ. आई एम सेइंग नो दिस इज स्टीपर, मतलब जो इन केस ऑफ इन इलास्टिक सिचुएशन था दैट इज स्टीपर, मतलब ये चीज़, ठीक है. बट जो मैंने और रेफरेंस बुक स्टडी करी है उनमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ स्टीपर एंगल ज़्यादा होगा. सॉरी दिस इज नॉट फ्लैटर, फ्लैटर ये हो गया, स्टीपर ये हो गया, ठीक. ये स्टीपर हो गया, स्टीपर में एंगल ज़्यादा होगा, वही मेरा क्वेश्चन है. 90 डिग्री तो यार तुम कहीं भी अगर ऐसे दो लाइन करोगे तो 90 डिग्री तो हर जगह फ्रेम हो जाएगा. देखो स्टीपर पहले स्टीपर में करते हैं. स्टीपर तुम लोग का ये हो गया, ठीक है. हाँ, इन केस ऑफ इन इलास्टिक या रिलेटिवली लेस इलास्टिक बोल देंगे. और फ्लैटर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक. अब जो किसमें ऐसे वाई एक्सिस नहीं, स्टीपर में एंगल ज़्यादा तुम लोग के हिसाब से कि फ्लैटर में ज़्यादा? दिस इज योर स्टीपर एंड दिस इज फ्लैटर. हाँ, कौन सा एंगल बोल रहे हो? एंगल के अंदर से अगर देखते हैं तो स्टीपर में ज़्यादा है.
कहाँ से देखते हैं? ट्रायंगल के अंदर ये जो बना ट्रायंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है, अंदर की तरफ। ये वाला तुम एंगल कह रहे हो? फिर कौन सा एंगल कह रहे हो? ये चीज कह रहे हो? ये कौन सा बगल वाला एंगल? ये इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, इधर आके बताओ। ये एंगल ज्यादा है, हाँ, और फ्लैटर में ये एंगल कम है। अच्छा, कौन सा एंगल तुम लोग के लिए किस केस में ज्यादा है? स्टीपर में ज्यादा है। विच एंगल? हाँ, पहले खुद डिसाइड करो। दिवांश बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, ये स्पेसिफिक लाइन है दैट स्टीपर हैज अ ग्रेटर एंगल एज कम। नहीं तो तुम लोग वो मुझे बताओ ना, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था किस साइड होगा, उसमें लिखा हुआ है स्टीपर हैज अ ग्रेटर एंगल ड्यू टू विच इट कॉज लेस इलास्टिसिटी एंड फ्लैटर हैज अ ग्रेटर एंगल ड्यू टू विच इट कॉज मोर इलास्टिसिटी। उठ के बताओ कौन सा, उठ के बताओ कौन सा एंगल जो अभी देवांश ने बताया। देवांश ने ये वाला एंगल बताया है, वो अंदर का बता रहा था। आयुष, तुम्हारा क्या पॉइंट है? हाँ 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 हाँ, सोनाली बोलो बोलो बोलो। ऊपर की नीचे वाई एक्सिस में दिस एंगल, यू आर सेइंग दिस एंगल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस एंगल। प्रतीक, अच्छा तुमने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है। आदित्य, पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स? थोड़ी सी। 12th कौन से बोर्ड से दिया है? तो सीबीएसई में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो ऐसा तो था नहीं डिमांड होगा इलास्टिसिटी काट दिया होगा, सप्लाई होगा ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा ना, पूरा पढ़ा होगा ना। इफ डिमांड मीन्स इलास्टिसिटी विल बी इंक्लूडेड। अभी 12 दिया है ना 2020 में, तो थोड़ा कैसे पढ़ा होगा? आई एम नॉट एबल टू गेट इट। वो तो देवांश ने करा है। यस प्लीज, आधा पेपर आधा नहीं छोड़ा था। ओ ओ, अच्छा, behave yourself Devansh, you are talking to a faculty. Behave yourself. First of all, behave yourself. Watch your tone. If I am giving you leniency, doesn't mean that you will disrespect a faculty. Is this a way to talk? Is this a way to talk to a faculty? Better watch your tone. Leniency doesn't mean to disrespect anyone. If you don't know the meaning of disrespect and leniency, please leave my class next time. I'm just trying to be frank with you all so that I can discuss your problem. And if you are so much talented, please qualify CA Foundation and CA Intermediate in one attempt. Better behave yourself. You are not doing academic classes. You are talking to a professional and you are doing the professional course.
अगर इतने बेसिक मैनर्स नहीं है, कोई लीनियंसी से बात कर रहा है, इसका मतलब ही नहीं विल से प्लीज नेक्स्ट टाइम बिहेव योरसेल्फ, आई एम नॉट योर स्टूडेंट, नीदर आई एम ऑफ योर एज। नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई अब बात। आजादी का मतलब समझ ही नहीं आता। आजादी का मतलब है बिल्कुल बदतमीजी में उतारा हो किसी के साथ भी। हाँ बताओ क्या एंगल हो सकता है? एक्सटर्नल एंगल कंसिडर करा जाएगा शिशिर? शिरीष हाँ सुफियान। डिमांड पे मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल? तुम्हारे हिसाब से इंटरनल। अच्छा, जब इलास्टिक या इनइलास्टिक बोलते हो तो इस चीज को कंसिडर करके बोला जाता है या इस चीज को कंसिडर करके या इस चीज को कंसिडर करके? मतलब येलो कलर और द ग्रीन कलर। येलो कलर कंसिडर करके बोलते हो कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो उसका जो एंगल देखोगे तो क्या फिर बाहर की तरफ एंगल देखना शुरू कर दोगे? सोनाली, मैं मान रही हूँ तुम्हारी लाइन डिमांड की है, लेकिन अगर तुम्हें सिंपली वैल्यूज गिवन है सपोज करो, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज तुम्हारा ये ग्राफ फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो लाइन ड्रॉ हुई है विच इज जॉइनिंग दी एक्स एंड दी वाई एक्सिस, ये तुम्हारी वैल्यूज के हिसाब से हुई होगी। अभी तो चलो मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन जब वैल्यूज होंगी तो वैल्यूज के हिसाब से तुमने एक लाइन ड्रॉ करी होगी, तो तुम अंदर की वैल्यूज देख के इलास्टिक या इनइलास्टिक बोलोगी या बाहर की वैल्यूज देख के इलास्टिक या इनइलास्टिक बोलोगी? अब फिर अंदर की क्यों देखी? अब अंदर की क्यों देखी? तुम लोग पहले कहते कि एंगल बाहर का देखा जाएगा। क्योंकि बाहर से ही तो मैम काउंटिंग स्टार्ट होती है, ऐसे 180 होता है पूरा। अरे क्यों? बाहर से काउंटिंग स्टार्ट होती है मतलब? अगर एंगल ऐसे ड्रॉ है तो स्टार्टिंग यहीं से होगा ना, राइट साइड से स्टार्टिंग होती हुई लेफ्ट में आता, फिर घूम के फिर ऐसे बढ़ता चला जाए। तो तुम्हें ये वैल्यूज प्रोवाइडेड है हिमांशु, सपोज करो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तुम्हें प्रोवाइडेड था, ठीक, तो तुमने तो ये वैल्यूज के हिसाब से पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर 4 और यहाँ पे तुम्हारा 15 है, तो विल यू कंसिडर 4 and 15? माई पॉइंट इज दिस, बाहर का मतलब यही हुआ ना कि तुम 15 और 4 को भी कंसिडर करोगे, क्योंकि जो तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल लाई करेगा वो 15 और 4 पे लाई करेगा फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यूज प्रोवाइडेड थी जिसके हिसाब से 10 और 3 का ग्राफ बना। तो जब तुम इलास्टिक या इनइलास्टिक कोई भी डेरिवेशन दोगे तो 15 और 4 को कंसिडर करते हुए दोगे या सिर्फ 10 और 3 के बेसिस पे दोगे? 10 और 3 के बेसिस पे दोगे ना। व्हेन वैल्यूज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, तब तुम बाहर का एंगल क्यों देखोगे? तब तुम बाहर का एंगल क्यों देखोगे? जब तुम्हें सिंपली बोल दिया गया कि भाई 10 प्राइस में 3 क्वांटिटीज परचेज हो रहे हैं, तो तुम 10 और 10 प्राइस में 3 हो रहे हैं, उसी के बेसिस में तो स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे, हाँ भाई कि इट इज इलास्टिक और इट इज इनइलास्टिक। अज्यूम तो ना करोगे कि 15 में 4 हो जाएगा, फिर ये अजम्पशन तो नहीं करेंगे जब हमें कोई भी वैल्यूज प्रोवाइडेड होंगी। तो जब एंगल तुम निकालोगे मतलब इसका फ्लैटर एंड स्टीपर का, तो वाई विल यू कंसिडर 15 and 4 देन? इंटरनल इन द सेंस, इंटरनल एग्जैक्ट वर्ड नहीं कहूंगी, लेकिन जो वैल्यूज तुम लोग को प्रोवाइडेड है सिर्फ उन वैल्यूज को कंसिडर करते हुए ही देखा जाएगी वो चीज़। फिर हम उसको एक्सटर्नल और इंटरनल से, तुम्हारा पॉइंट ठीक है कि वो पूरा 160 डिग्री बन रहा है, तुम्हारा पॉइंट ये है ना कि इसको लेके पूरा 160 बन रहा है। एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली एंगल जब ड्रॉ होता है एक्स एक्सिस पे करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये तो मतलब रेयर केसेस होते हैं जब वाई एक्सिस पे जाके मतलब ड्रॉ कर रहे हैं। एंगल कैसे क्या ड्रॉ कर रहे हैं? अगर एंगल की बात है तो एंगल देखो, एंगल अगर तुम कहो तो वाई एक्सिस में भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है ऐसा, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180। ये तो नॉर्मल जो मैथ्स में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ कर आए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्स एक्सिस को हम देखेंगे, हम वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे, या खाली हम वाई एक्सिस को देखेंगे, हम एक्स एक्सिस को नहीं देखेंगे।
इधर तो तुम्हारा 90 ही डिग्री होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है मैथ्स का, यहाँ तो तुम्हारा 90 ही होगा। इलास्टिक एंड इलास्टिक में हमें ये दो एंगल्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हाँ लेकिन आपने जो एक पॉइंट बोला है, जब हम लोग जो जज कर रहे थे इलास्टिक में क्या है कि हम लोग अंदर जो येलो पोर्शन उससे जज कर रहे हैं, पूरा अपना एंगल भी तो उसी से कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि उस स्टीपर है। हाँ हाँ नहीं, अगर वो पूरा ट्रायंगल के एंगल की बात हो रही थी, वो ट्रायंगल की एंगल की बात हो रही थी, वो ये कह रहा था ना कि एक्स एक्सिस के बेसिस में हम एंगल बनाएंगे, उस बारे में बात चल रही थी। और खाली तुम बनाओगे तो तुमने ठीक है, तुमने स्टार्ट करा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, कि हमारा डिमांड का स्लोप हमेशा वाई से ही शुरू होगा, वरना अगर एक्स से शुरू हो जाएगा फिर तो वो अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ चला जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन वो इंटरसेक्ट तो करेगा ही ना एक्स एक्सिस को, ऐसा तो है नहीं कि वाई शुरू हो जाएगा और वो एक्स को टच ही नहीं करेगा। तो एंगल्स, माय पॉइंट इज एंगल खाली एक्स पे फ्रेम नहीं होगा, एंगल खाली वाई पे फ्रेम नहीं होगा, एंगल एक्स एंड वाई दोनों पे फ्रेम होगा। तुम लोग अब क्वेश्चन से भटक रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू एंगल्स और ऑल। मेरा सिंपल ये क्वेश्चन था कि इस स्लोप को हमने बोला है स्टीपर स्लोप, ठीक है, तो इसमें हमने ये बता लिया कि भाई इट शुड बी इलास्टिक या इन इलास्टिक, तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस में चेंज ज़्यादा हुआ है as compared to the change in demand, that is why it will be termed as inelastic. But जो मैंने पढ़ा रेफरेंस बुक्स में, उनमें एक लाइन ये लिखी हुई थी that steeper line has a greater angle and due to which it is considered as a less elastic. तो my question is कि वो greater angle किधर फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है और कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंगल, ठीक है। और ये अब हमारा जो कर्व है, दिस इज आर फ्लैटर कर्व। तो फ्लैटर कर्व में क्या था कि लेस एंगल फॉर्म ड्यू टू विच इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इलास्टिक कर्व एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू द चेंज इन द प्राइस। तो अब मेरा क्वेश्चन सिंपल ये था कि एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, बस। तो ये बस इतना आंसर था कि ये एंगल जो है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस एंगल, सिंपल। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस फॉल करती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर मैं डिमांड इसकी और रेस कर देती हूँ तो वो ये और इधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ देखो एंगल और कम होता चला जा रहा है। हाँ, एंगल तुम कंसिडर करोगे टुवर्ड्स दी डिमांड, क्योंकि डिमांड की बेसिस में यू आर कैलकुलेटिंग इलास्टिक और इन इलास्टिक। भाई प्राइस में तो वैसे भी चेंज होगा इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बट डिमांड प्राइस की वजह से कैसा चेंज करेगा वो इलास्टिक या इन इलास्टिक वाला पॉइंट निकल कर आएगा। तो इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक हमारा फ्लैटर स्लोप हो जाएगा, जो हमने पहले डिस्कस करा था स्टीपर, नो इट विल बी फ्लैटर स्लोप, ठीक। एंड इन केस ऑफ लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी हमारी स्टीपर स्लोप। एंगल स्टीपर में ज़्यादा होगा एंड एंगल फ्लैटर में कम होगा। ये बस एक पॉइंट था, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कभी नहीं देखोगे, क्योंकि ग्राफ इज बेस्ड ऑन दी वैल्यूज़ जो तुम लोग को प्रोवाइडेड है। जब उन ग्राफ में जब उन वैल्यूज़ को प्लॉट करोगे तभी ये लाइन ड्रॉ होके आएगी। तो जब इसके बाहर की जो ग्राफ हो जाएगा, मतलब जो वैल्यूज़ हमें कंसिडर करनी ही नहीं है, तो उसकी बात चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का कोई मैटर यहाँ पे फॉल करेगा ही नहीं करेगा, ठीक। क्लियर इतना? बाकी डाउट्स हम लोग के क्लियर हो गए, जो जो दिन मैंने पेंडेंसी रखी थी डाउट्स की? और तो कोई डाउट नहीं था? नहीं, और कोई डाउट नहीं था? ठीक है, पहले नोट्स फिनिश कर लो। अभी हम लोगों ने डिक्रीज इन डिमांड तक उस दिन लिखा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नोट्स और लिख लो, देन आई विल स्टार्ट द इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ ये हेडिंग है, हाँ अलग हेडिंग है। प्राइस इलास्टिसिटी का सब खत्म हो चुका है, द 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बता दिया गया था। अब इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी आज करेंगे।
हाँ लेकिन एक बार बताएंगे ना प्रॉपर। चलो हेडिंग लिखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट नोट डिक्रीज इन डिमांड तक आया है। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखो। Elasticity is a measure अंकिता नोट्स हैं तुम्हारे पास राइट, of how much the quantity demanded, of how much the quantity demanded और सप्लाइड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉमन है, तो मैं एक ही साथ सप्लाई और डिमांड का लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। और सप्लाइड वुड बी अफेक्टेड by a proportionate change in its determinants, by a proportionate change in its determinants। फिर हेडिंग लिखो प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब वही है किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज हुआ। अब पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड is a measure of a change, price elasticity of demand is a measure of a change in the quantity demanded, in the quantity demanded of a product, due to change in the price of a product, in the market। इसका फॉर्मूला लिख दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मीन्स डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, चेंज्ड नहीं चेंज, हाँ चेंज इन क्वांटिटी, एंड डेल्टा पी रिप्रेजेंट्स चेंज इन प्राइस। और Q means original price and P means original price. Sorry, Q means original quantity and P means original price. डेल्टा Q, हाँ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P कर सकते हो, अपॉन इंटू P बाई Q। चलो फिर फर्स्ट इसके काइंड्स लिखो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी यही रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऑब्लिक सप्लाई। नहीं, बाद में सप्लाई के 3 ग्राफ चेंज होते हैं, यूनिटरी वाला चेंज होगा, इलास्टिक चेंज होता है, इनइलास्टिक चेंज होता है। हाँ, स्मॉल चेंज, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, स्मॉल चेंज इन प्राइस small change in price results in finite change in demand oblique supply, infinite change in demand oblique supply।
सेम रहेगा। हाँ, जब सप्लाई पढ़ाऊंगी एक बार फिर से इसको रिकॉल कराऊंगी मैं। इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जिसकी कंटिन्यूएशन इसके आगे अभी। इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ बना लो फिर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ईपी भी लिखा जा सकता है, ईडी भी लिखा जा सकता है। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ईपी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट लिखो, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ऑब्लिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ऑब्लिक सप्लाई। चेंज इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग, किसने बोला था? 1 मिनट, शिशी ने लेकिन ये सब पॉइंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि प्राइस में चेंज आया हो, पहला वाला तो नहीं होता कि इमेजिनरी परफेक्टली काउंटेबल मार्केट। वैसे ज़्यादातर केसेस ना इलास्टिक एंड इनइलास्टिक में फॉल करता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक होता है। मतलब ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि हाँ, ईडी तो हो जाता है ज़ीरो भाई। जो जैसे नमक वगैरह है, मैच बॉक्स है, तो उन सब में कह सकते हैं कि हाँ नहीं कोई चेंज आया। बट जो इन्फिनिटी वाला है वो बिल्कुल इमेजिनरी है। इन्फिनिटी वाला ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता। हाँ, यूनिटी भी कम होता है, मतलब 1% कह सकते हो। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस फॉल इन इलास्टिक या इनइलास्टिक में, जिसमें इक्वल चेंजेस होते हैं, इज इक्वल टू 1, जिसमें सिचुएशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसको बोलते हैं। हाँ, लिख लिया। चेंज इन प्राइस, इसका डिस्क्रिप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक का। चेंज इन प्राइस, हाँ इसमें लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखना है। चेंज इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक सप्लाई। चेंज इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड। बोथ द केसेस में सेम रहेगा। बस यही 2 ग्राफ्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई में कॉमन रहते हैं। बाकी 3 ग्राफ अलग होते हैं। वो जब सप्लाई कराऊंगी तब बताऊंगी वो ग्राफ। हाँ, नहीं आगे है। इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन ना हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका ग्राफ लिख लो। एंड ED और EP इज इक्वल टू 0। थर्ड कैटेगरी है रिलेटिव इलास्टिक और इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। ये तीनों टर्म्स इसके लिए यूज करे जाते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक, ओनली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। इलास्टिक भी बोल सकते हैं, हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हो, रिलेटिव या रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तीनों वर्ड्स यूज होते हैं इसके लिए। परफेक्टली इलास्टिक तो अलग चीज हो गई ना, फिर इसमें कैसे बोल देंगे परफेक्टली इलास्टिक? अरे इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक और इलास्टिक तो वही चीज हो गई ना। फिर लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक वर्ड यूज करेंगे। परफेक्टली तो अलग कैटेगरी हो गई फिर। हाँ सुफियान, क्या कह रहे हो? ये सिर्फ डिमांड के कर्व्स हैं। अब
ये डिमांड का, क्योंकि सप्लाई का कर्व उल्टा होता है, वो जब सप्लाई कराऊंगी तब बताऊंगी मैं। ये अभी अब जितने भी ग्राफ होंगे दैट इज ओनली फॉर डिमांड, ओनली फॉर डिमांड, ठीक। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, when a percentage change in price is less than percentage change in demand, percentage word भी यूज कर सकते हैं, proportionate change भी कह सकते हैं। percentage change in price is less than percentage change in demand, हाँ, the slope is flatter, and ED will be more than 1. फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक नेक्स्ट है, हाँ वो वही बात होगी ना, फ्लैटर की बात हो गई, सेम वर्ड्स, लाइन इज डिफरेंट। रिलेटिवली इनइलास्टिक या खाली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक, 3 terms are used for this, relatively inelastic, inelastic और less elastic, एक ही बात बोली जाएगी तीनों के लिए। percentage change in price, percentage change in price is more than percentage change in demand, percentage change in price is more than percentage change in demand, slope लिख लो steeper, और ED is less than 1। नेक्स्ट लिखो यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं या यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी और यूनिट इलास्टिक। इक्वल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, इक्वल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, हाँ, it is the slope is rectangular hyperbola, rectangular hyperbola, and ED is equal to 1। इसका मतलब ये ले सकते हैं ना, जब प्राइस 1 है y एक्सिस पे और हमारी क्वांटिटी भी 1 है x एक्सिस पे, चेंज की बात हो रही है, डिमांड की और उसकी बात नहीं हो रही, मैंने वही उस दिन क्लियर करा था। चेंज इन डिमांड नहीं लेते हैं, द परसेंटेज चेंजेस। अगर सपोज करो पहले क्वांटिटी 10 थी और फिर 100 हो गई, ठीक, इसका पहले परसेंटेज निकालोगे, और फिर प्राइस सपोज करो 20 थी और वो 50 हो गई, इसका परसेंटेज निकालोगे। तो जो परसेंटेज चेंज होता है प्राइस इन क्वांटिटी में, उसके बेसिस पे उसको इलास्टिक या इन इलास्टिक या यूनिटरी बोला जाता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज दोनों का इक्वल हो तो हमारी यूनिट तो यूनिटरी हो जाएगी। हाँ उससे आप लोग जज करेंगे कि कौन सा है। हाँ, परसेंटेज, तभी मैंने बोला ना परसेंटेज वर्ड इज इंपॉर्टेंट और द प्रोपोर्शनेट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। चेंज इन डिमांड नहीं बोलते हैं कभी भी, चेंज इन परसेंटेज और द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड और सप्लाई या प्राइस कुछ बोला जाएगा। इसका ग्राफ लिख लो, ED इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये हो गया, लिख लिया, ग्राफ बन गया, हटा दो। अब आते हैं इनकम में। इनकम इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में 3 थे, प्राइस डन, अब आता है इनकम। जो चीज़ प्राइस में पड़ी थी वही चीज़ सेम इनकम में अप्लाई हो जाती है। अगर अब इनकम में कोई भी चेंज होगा, उसकी वजह से डिमांड में जो भी चेंज आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज द इनकम इलास्टिसिटी। सिंपल है, जो प्राइस में था, प्राइस में जब चेंज हो रहा था तो वो प्राइस इलास्टिसिटी थी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में अगर कोई भी चेंज हुआ दैट विल बी इनकम इलास्टिसिटी। ठीक, प्राइस में हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी, ठीक, लेकिन इनकम में 5 डिग्रीज नहीं होती हैं। इनकम में कौन से 3 गुड्स हम पढ़ते हैं?
इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। ठीक, फॉर्मूला सेम है, उसमें हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस की जगह हम इनकम को रिप्लेस कर देंगे, P की जगह Y हो जाएगा, प्राइस P से डिनोट हो रहा था, इनकम Y से डिनोट हो जाएगा। फॉर्मूला इज द सेम, कैलकुलेशन मेथड इज सेम। अब तीन उसमें आते हैं, तीन गुड्स में जो हमने पढ़े थे। इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन हमने कन्हैया पढ़ा था, कन्हैया कैसा गुड पढ़ा था, रिलेशन क्या था इनकम का विद रेफरेंस टू द इंफीरियर गुड? इनवर्स रिलेशन। कैसे? इंफीरियर गुड्स कौन से थे? सही कह रहे हो, इनवर्स रिलेशनशिप था, सही। उसका एक्सप्लेनेशन दो, कैसे निकाला तुमने? इंफीरियर गुड्स को क्या बोलोगे? सही बोल रहे हो, तो इतना नर्वस नहीं हो। इंफीरियर गुड को क्या तुम्हारी बुक में क्या दिया होगा इंफीरियर गुड को? नहीं तो पहले पढ़ा होगा ना, अभी नहीं खोला तो क्या हुआ, पहले तो पढ़ा होगा। रवि, इंफीरियर गुड को क्या बोलेंगे? इंफीरियर उसने कन्हैया ने बोला इंफीरियर गुड का इनवर्स, इंफीरियर गुड का इनवर्स रिलेशनशिप है विथ द प्राइस, सॉरी विथ द इनकम। तो मैं कह रही हूँ कैसे उसने बता दिया ये मुझे। आयुष, पर बस इंफीरियर गुड मतलब क्या होते हैं? जो सस्ती क्वालिटी वाले होते हैं, जो खराब क्वालिटी के होते हैं, सस्ते गुड्स जो होते हैं। जैसे 6 रुपये किलो वाला चावल है तो वो ऑब्वियसली पॉलिश नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो जैसे जैसे अगर हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो हम अच्छे क्वालिटी के गुड्स खरीदेंगे ना, हम सस्ते जो खराब क्वालिटी के उनके क्यों खरीदेंगे? तो दैट इज द इंफीरियर गुड्स। रवि, एक आंसर नहीं दे पाए हो मेरी क्लास में अभी तक, एक भी ना। कोई तुमने मुझसे कोई डाउट पूछा है आज तक ना, तुमने मेरी क्लास में कोई आंसर दिया है। कैसे करोगे आगे सीए फाउंडेशन की पढ़ाई? सीए फाउंडेशन निकाल भी लोगे, हम कह रहे हैं सीए फाउंडेशन इजी। इंटरमीडिएट में क्या करोगे फिर? कौन बोला इजी नहीं है? थोड़ा तुम्हें जब पता है तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है तो तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। तुम लोग साथ में रूम में रहते हो, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ गपशप होती है। शिवम, अमन, अमान, अच्छा मतलब तुम लोग के साथ रहते ही नहीं हो, तुम्हारा रूम शिफ्ट हो चुका है अब। अच्छा, किसी और के साथ हो तो तुम तीन तो साथ में हो ना, शिवम, रवि और कन्हैया और हिमांशु साथ में। तुम और कन्हैया साथ हो, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग रूम। हॉस्टल एक है, अलग अलग है। अरे मिलते तो हो गई, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि मिलते नहीं होगे। तो ग्रुप स्टडी नहीं करते हो कुछ? तो तुम्हारे साथ रवि है? नहीं, रवि किसके साथ है? अच्छा, रवि बिल्कुल अलग है। ओके, तुम किसके साथ हो फिर? तुम भी अकेले हो। रवि तुम अकेले रह रहे हो तो किसी से कुछ हेल्प लेते हो? अपने फ्रेंड्स में से किसी से कोई डिस्कस करते हो प्रॉब्लम? किससे डिस्कस करते हो? शिवम से करते हो? तो शिवम हेल्प करता है, सही हेल्प करता है, यू ट्रस्ट हिम? ऐसा तो नहीं गलत बताता हो तुम्हें? हाँ, कभी मना कर दिया और पैसे चार्ज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तुम उससे गाइडेंस ले रहे हो तो वो तुम उसको मोटिवेट नहीं करते हो पढ़ने के लिए? शिवम,
कन्हैया रवि तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा प्लीज़, क्योंकि ना अभी तो टाइम है, अभी तुम ध्यान दे लोगे। मार्च में यू विल फेस योर ग्रेजुएशन एग्जाम्स, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा डाउट सेशंस के लिए, उसके बाद तुम्हें सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी होगी, क्योंकि फिर अप्रैल ही बचेगा। मई में स्टार्टिंग में तुम लोग के पेपर ही हो जाते हैं। हर बार कोविड का एक्सक्यूज़ तो नहीं करेगी ICAI की डेट एक्सटेंड कर दी उसने या ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे दिया, तो टाइम कम है, तो तुम्हें अपने ऊपर ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक हम लोग आ रहे हैं हम लोगों से मेहनत करा लो, अदरवाइज आफ्टर क्लासेस विल गेट ओवर। हम लोग के पास पता नहीं टाइम हो नहीं हो, हम लोग इतना टाइम तुम लोग को दे पाए नहीं दे पाए। एक फ़ोन पे डाउट सेशन लेना अलग चीज़ है और क्लास में आके प्रॉपर गाइड करना दैट इज़ डिफरेंट। तो अभी जितना हम लोगों से समझ सकते हो पूछ सकते हो उतना पूछ लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। शिवम नहीं समझ में आ रहा किसी और से पूछो, हो सकता है तुम्हें शिवम सही नहीं पढ़ा रहा हो, किसी और को फ्रेंड बनाओ और उसे सही से पूछो। हाँ कन्हैया, क्योंकि देखो तुम लोग एक बोट में हो, यू गाइस विल सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम। शिवम तुम्हें इतना हेल्प नहीं कर पाएगा फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी बुक्स पढ़ रहा है, तो वो अपनी उसी लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। बट तुम और कन्हैया जब आपस में इंटरेक्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि वो पूछता है डाउट, तो मुझे लगता है वो कुछ तो दिमाग लगा रहा है उसमें, घुस रहा है नहीं घुस रहा है वो सेकेंडरी, एटलीस्ट वो दिमाग दौड़ा रहा है। तुम्हारा मुझे लगता है तुम अपना दिमाग ही नहीं दौड़ा रहे हो किताब में, ना नोट्स में, ना किताब में, ना लेक्चर में, तो ये गलत काम कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इन्फीरियर आ गया, उसके बाद इन्फीरियर में होगा कि हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसके बाद है नॉर्मल गुड। शिरीष नॉर्मल गुड में क्या होगा? हाँ पता है, फिर उसका रिलेशन कैसा होगा विद द इनकम? इनकम बढ़ेगी हम नॉर्मल गुड से ऊपर चले जाएंगे, नॉर्मल गुड थोड़ा कम खरीदेंगे, तुम्हारा मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम अच्छा ठीक है, सब मैंने डायरेक्टली तुम लोग को बताया हुआ है, बस डायरेक्ट, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इनकम बढ़ती जाएगी, मैं अपनी डाइट बढ़ाती जाऊंगी, मैं खाती जाऊंगी क्वालिटी अगर इम्प्रूव करते जाएंगे देन वी विल मूव टू सुपीरियर। अभी मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, अभी सुपीरियर की बात नहीं। हाँ, एक टाइम पे डिमांड इंक्रीज करेगी, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर नॉर्मल गुड कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद हम सुपीरियर की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। सुपीरियर का क्या है आनंद, कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर इनकम बढ़ती जाएगी फिर सुपीरियर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, सुपीरियर विल इंक्रीज एंड इट विल रिमेन इंक्रीजिंग। तो तीन चीज़ें होती हैं इन केस ऑफ इनकम। द फर्स्ट इज द इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड में क्या हुआ, इट हैज़ अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ इंफीरियर, कि अगर इनकम बढ़ी, हमने सस्ते गुड को छोड़ दिया और फिर हम नॉर्मल गुड्स में आना शुरू कर गए, तो यहाँ पे इंफीरियर गुड का पैटर्न खत्म हो चुका है, यहाँ पे हम नॉर्मल में आ गए। तो जब इनकम बढ़ती गई नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम कांस्टेंट कर देंगे। नॉर्मल गुड्स हमारे आते हैं द बेसिक नेसेसिटी गुड, जैसे हाँ FMCG गुड्स में हम आ जाएंगे कि एक टाइम पे हम उसको कांस्टेंट कर देंगे। हमारी अगर और भी इनकम बढ़ती जाएगी देन वी विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दैट गुड, तब हमारा आ जाएगा सुपीरियर गुड। तो इनकम बढ़ती गई, सुपीरियर गुड की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। सो इन केस ऑफ इनकम वी विल फेस 3 टाइप ऑफ गुड्स, द इंफीरियर गुड्स, द नॉर्मल गुड्स एंड द सुपीरियर और लग्जरी गुड्स। हाँ सुफियान बताओ। जैसे हम लोगों ने बात की कि नॉर्मल के केस में हम लोग का डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इस हिसाब से सुपीरियर में भी कांस्टेंट होना नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास आज 10 लाख रुपए तो तुम किया की कोई गाड़ी खरीद लोगे, फिर तुम्हारे पास 20 लाख हो जाएगा तुम सिटी खरीदोगे, फिर तुम्हारे पास 1 करोड़ आ जाएगा तुम ऑडी में चले जाओगे, फिर तुम्हारे पास 2 करोड़ आ जाएगा। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तुम ये किया हो गई, सिटी हो गई, ऑडी हो गई, ये बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स नहीं है, नॉर्मल गुड्स नहीं है, ये ऑलरेडी महंगे गुड्स हैं। 10 लाख उसी के पास होगा जिसके पास जो लग्जूरियस लाइफ जी रहा होगा, तो ये आगे भी महंगे होते जाएंगे और इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस।
बढ़ाते, फिर वही वेबलिन एंड स्टॉप एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाला फंडा अप्लाई कर जाएगा। बोलो चिराग। कांस्टेंट हो जाएगी। अगर उसके बाद भी इनकम इंक्रीज करी देन वी विल स्विच टू दी सुपीरियर गुड। डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्टली रिलेशन माना जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप इन द केस ऑफ ओनली इन द केस ऑफ इंफीरियर होता है, बाकी नॉर्मल में और सुपीरियर में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन लिया जाता है। हमेशा इनकम राइज करेगी तो डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर गुड विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक, ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, इन केस ऑफ द इंफीरियर गुड इलास्टिसिटी कैसे होगी? जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, 5 डिग्रीज हमने पढ़ ली। ठीक, बट बाकी और केसेस में हम इलास्टिक निकालते हैं, इन इलास्टिक निकालते हैं या यूनिटरी निकालते हैं। बाकी सारे केसेस में 3 कैटेगरीज में फॉल करती है वो। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स वो क्या होगा? इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा कि क्या होगा? सबका पॉइंट इलास्टिक है। इन इलास्टिक का क्या फंडा था? मतलब इन इलास्टिक विल बी लाइक चेंज इन इनकम विल बी मोर एज कंपेयर टू द चेंज इन डिमांड। प्राइस वाला ही फंडा यहाँ पे इनकम वाले फंडे में हो जाएगा। तो चेंज इन डिमांड विल बी लेस दैन चेंज इन द इनकम इन केस ऑफ इन इलास्टिक। तुम लोग कह रहे हो तो नहीं लगेगा तो है, ये तो पक्का लगेगा। देखो इनवर्स रिलेशनशिप ठीक है, बट हम जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं वो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ चेंज। तब हम उसको मतलब हम तब ये नहीं देखते वो इनवर्स रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हम ये देखते हैं चेंज कितना हो रहा है। भाई इलास्टिसिटी जब हम कर रहे थे तब हमने ये नहीं पूछा था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। वाइल कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी हमने ये देखा था कि कितना चेंज हो रहा है। अगर 1% डिमांड में चेंज हो रहा है तो प्राइस में 40% चेंज हो रहा है क्या? चेंज देखा था, नॉट द इनवर्स ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, इलास्टिक क्यों होगा और इन इलास्टिक क्यों होगा? इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ पहले मुझे वो बताओ। यहाँ पे प्राइस नहीं आएगी, इनकम आ जाएगी। इनकम में ज़्यादा चेंज हो रहा है एंड एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम इज लेस चेंज इन डिमांड, ये इन इलास्टिक है। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इन इलास्टिक रहेगा। हमें क्या बोला? इनवर्स रिलेशनशिप नहीं देखना है, डिग्री ऑफ चेंज देखना है, कितना परसेंटेज बदल रहा है। हाँ शिवम, नहीं तुम क्या, यू आर इन फेवर ऑफ इलास्टिक और इन इलास्टिक? इन इलास्टिक, जी सब इन इलास्टिक वाले। इनकम हमारी इंक्रीज करेगी तो हम कुछ गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, तो उसके बाद नॉर्मल गुड्स पे आ जाएंगे। हाँ वो तुम दोनों का सेम पॉइंट, तुम्हारा भी इन इलास्टिक है। अब चिराग व्हाट्स योर पॉइंट? एक तो पहले मैंने बोला है ना च्युइंगम लेके नहीं बैठना है। पहली क्लास में तो हुआ था, दूसरी तीसरी में भी ये हुआ था। तब तुम शायद तुम थे नहीं, तुम बीमार हो गए थे उस समय। सबको याद है। तुम्हें पता नहीं कैसे तुम लोग एक टॉनिक ला के दें जिसमें मेरी बातें या तो लिखवा दूं, मैं यहाँ पे इंग्रेव करा दूं कि मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है। एक बेसिक मैनर्स का चार्ट लगवाना चाहिए यहाँ पे। और मैं पुनीत सर से बात करती हूँ, एक बेसिक मैनर्स की एथिक्स की क्लास तुम लोग के लिए स्टार्ट कर दी जाए कि भाई बच्चे 12th करके तो आते हैं, लेकिन लगता है बेसिक मैनर्स भूल कर आते हैं प्रोफेशनल पढ़ाई में। झेलोगे अभी आगे जाके, अभी ट्रेनिंग में जाओगे ना इंटरमीडिएट में, अच्छे से तुम लोग को डांट पड़ेगी तब समझ में आएगा। यू चेंज योर माइंड। तुम पहले इलास्टिक के फेवर में थे ना? नहीं तुम पहले इन के थे कि इलास्टिक में? अच्छा अब इलास्टिक के फेवर। ये हिमांशु, क्यों हिमांशु इलास्टिक के फेवर में हो? क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो जहाँ पे हम पहले अगर मान लीजिए 4 गुड खरीद रहे होंगे और इनकम बढ़ते हैं उसको 6 कर देंगे, इससे हमारे गुड की डिमांड में बढ़ती चली जाएगी। मतलब यू आर सेइंग दैट परसेंटेज चेंज इज मोर। फंडा तुम्हारा ये, तुम्हारा भी यही फंडा है। शिरीष तुम्हारा क्या है? इन इलास्टिक। क्यों क्यों? ज़्यादा चेंज नहीं होगा।
आनंद इन इलास्टिक, अंकिता इलास्टिक, प्रतीक इतना तो समझ में आया होगा ना थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें क्या लगता है? इन इलास्टिक, इलास्टिक कभी भी इन इलास्टिक नहीं होगी भाई। अगर जब इनकम बढ़ रही है तो एकदम से इन्फीरियर को नहीं छोड़ दोगे। क्या था इन इलास्टिक में? द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस। इनकम में बहुत चेंज होगा, हम डिमांड में चेंज करेंगे नहीं इन्फीरियर को। इन्फीरियर क्या कह रहा है कि भाई इनकम बढ़ते ही तुम उसको छोड़ दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। इसका मतलब जैसे ही तुम इनकम बढ़ेगी तो तुम उसको छोड़ दोगे, तुम तुरंत नॉर्मल में आ जाओगे। सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इट इज ऑलवेज, ये एक गोल्डन रूल है, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इट इज ऑलवेज इलास्टिक। क्योंकि जैसे अगर 10 रुपये का भी चेंज आता है ना, वो तुरंत स्विच टू दी नॉर्मल और दी लग्जूरियस गुड्स, जैसे भी हमारी कैपेसिटी होती है, हम तुरंत फिर इन्फीरियर गुड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये हो गया इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। अब इन केस ऑफ मॉडरेट गुड या नॉर्मल गुड क्या होगा? सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या हो गया? इलास्टिक हो गई, ठीक है। अब इन केस ऑफ मॉडरेट में क्या होगा? नॉर्मल गुड। देखो इन इलास्टिक का मतलब होता है जब इनकम में चेंज ज़्यादा होता है बट उसकी वजह से हम डिमांड में चेंज कम करते हैं। इन्फीरियर क्या होता है? सस्ता वाला माल। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या तुम सस्ता माल खरीदोगे? नहीं, तुम तुरंत महंगा माल खरीदोगे। तो जैसे ही तुमने महंगा माल ज़्यादा खरीदा तो वो क्या हो जाएगा? इलास्टिक होगा, ठीक है। जब इनकम में चेंज आया तो तुमने तुरंत बेटर क्वालिटी में स्विच कर दिया, दैट विल बी इलास्टिक। चेंज हो रहा है। इन इलास्टिक का मतलब होता है चेंज ही नहीं हो रहा है डिमांड में, एंड इलास्टिक का मतलब होता है कि चेंज हो रहा है डिमांड में। सो इन केस ऑफ inferior goods, इनकम बढ़ते we will discard the inferior quality and we will switch to the normal good. So in that case it would be elastic. अगली बार जब मैं पढ़ा रही हूँ बातें नहीं करना हिमांशु, अगली बार मैं क्लास के बाहर कर दूंगी। अब कई बार हो चुका है मेरी क्लास में अब, ठीक है, क्लियर। इन केस ऑफ inferior good it will always be elastic, ठीक। in case of moderate goods that means your normal good, हाँ हाँ सही कह रहा है। इन इलास्टिक होगा, करेक्ट आनंद, इन इलास्टिक होगा या यूनिटरी होगी, दोनों कंडीशन फॉल हो सकते हैं। मॉडरेट मतलब क्या हो गया? नॉर्मल गुड होगा कि भाई हमारी इनकम में चेंज हो रहा है, जितनी बेसिक नेसेसिटी हमने उतनी परचेज कर ली, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो 100 रुपये से मैं 110 रुपये कमाने लगे तो बेसिक नेसेसिटी का तो उतना ही खरीदूंगी, बहुत इंक्रीज नहीं करूँगी। अगर करूँगी भी तो स्लाइट चेंज होगा, या इक्वल चेंज करूँगी तो इट कुड बी इलास्टिक ऑल्सो, सॉरी इट कुड बी इनइलास्टिक ऑल्सो, इट कुड बी यूनिट ऑल्सो। अब आता है इन केस ऑफ सुपीरियर गुड, इलास्टिक होगा। तो फिर क्या होगा? बढ़ सकती, क्यों नहीं बढ़ सकती? पैकेज तो अच्छा मिल गया तुम्हें। इनकम बढ़ती है वो तो नॉर्मल में भी था, बट हाँ सुपीरियर में होता है हमेशा इनकम बढ़ती जाएगी तो डिमांड हमेशा ही राइज करेगी, देयर विल बी नो कॉन्स्टेंसी। तो क्या होगा? इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा। इन इलास्टिक तुम्हारे हिसाब से आनंद? मतलब इलास्टिक होगा, रिलेटिव इलास्टिक, इन इलास्टिक। डिमांड बढ़ती जाएगी, इनकम भी बढ़ती जाएगी, तो ये हमारा नहीं चेंज होता ही जाएगा, तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नहीं नहीं, वो कंडीशन तो फॉल नहीं करेगी। हाँ परफेक्टली वाला सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे। हाँ यूनिट होगा। और सोनाली तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? अमन तुम्हारे हिसाब से क्या है? आदित्य? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, मुझे आई डेंट गेट योर पॉइंट। इन इलास्टिक होगा, देखो इन इलास्टिक होगा जो सुपीरियर गुड की कैटेगरी में है, मतलब वो ऑलरेडी इन्फीरियर और मॉडरेट से निकल के आया हुआ है, ठीक। सपोज मैं 10 लाख रुपए कमा रही हूँ, मतलब कि मैं इन्फीरियर और मॉडरेट दोनों स्टेज से निकल के आ गई, ठीक।
अब मैं 10 लाख में पहले एक AC खरीद रही थी, मेरी इनकम 15 लाख हो गई, मैं 10 लाख में भी अफोर्ड कर सकती थी, मैं 15 लाख में भी अफोर्ड कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतना प्राइस मैटर नहीं करेगा। मुझे जो खरीदना है आई विल परचेज दैट गुड। सुपीरियर गुड्स कौन खरीदते हैं? रिच क्लास खरीदेगा। तो रिच क्लास के लिए अगर मैं कह रही हूँ इनकम 1 लाख 2 लाख बढ़ भी गई, वो ऑलरेडी रिच सेक्शन में फॉल कर रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल को पास कर चुका है, वो इन्फीरियर को पास कर चुका है। तो उसके लिए 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख से उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। हार्डली मैटर्स टू दैट पर्सन। सो इन दैट केस इट वुड बी इनइलास्टिक। उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द इनकम चेंज नहीं आएगा। अगर कोई डायमंड खरीद रहा है, कोई सॉलिटेयर खरीद रहा है, तो वो जो डायमंड खरीदने की कैपेसिटी रख रहा है वो ऑलरेडी 20 लाख 25 लाख रुपए कमा रहा होगा। अगर उसकी 25 लाख से इनकम 30 लाख हो जाती है, वो तब भी अफोर्ड कर सकता है वो डायमंड। अगर उसकी इनकम 25 लाख रहती है, वो तब भी अफोर्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी 5 लाख इनकम बढ़ने की वजह से उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फीरियर और मॉडरेट की स्टेज को क्रॉस करके इन्फीरियर की मतलब सुपीरियर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड एंड इन केस ऑफ सुपीरियर गुड हमेशा इलास्टिसिटी इनइलास्टिक रहती है। इन्फीरियर गुड में इलास्टिक रहती है, इन्फीरियर में इलास्टिक रहती है, ठीक, नॉर्मल में इनइलास्टिक रहती है, एंड इन केस ऑफ मैंने उल्टा बोला, हाँ नहीं गलत बोला मैंने। इन केस ऑफ सुपीरियर इट वुड बी इलास्टिक। एक सेकंड, मैंने गलत बोला, एक सेकंड जाओ, गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी थिंक। इन्फीरियर में हमारा क्या था? इनइलास्टिक था, हाँ। सुपीरियर इनइलास्टिक था ना, हाँ इलास्टिक था, सॉरी। सुपीरियर में इन्फीरियर में इलास्टिक था, मॉडरेट में आए हम इनइलास्टिक की कैटेगरी में आ गए, एंड इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स इनइलास्टिक रहेगा, क्योंकि हमें इनकम की राइज होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग उस सेक्टर पे देखते हैं जो ना नॉर्मल, जिनकी इनकम नॉर्मल रहती, लेकिन अब उनकी इनकम अब वो मतलब सुपीरियर इनकम वाले देश में अब आ गए हैं, उस केस में इट कुड बी इलास्टिक ऑल्सो। वही मैं करेक्ट करने वाली थी कि ये जो कैटेगरी होती है ना सुपीरियर वाली, ये बियॉन्ड 1 भी हो सकती है। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस दैन 1 हुआ, ठीक। अब जिसकी सपोज करो ऑलरेडी जो तीनों स्टेजेस पार करके आया है वो आ गया, 10 से 12 लाख हो गई। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी तो अराइज हो सकती है ना कि वो इन्फीरियर था, 10 रुपये कमाने वाला था, उसकी लॉटरी लग गई और उसको 10 करोड़ मिल गए। जैसे KBC जीता किसी ने, KBC में केसेस हैं ये कि जो मजदूर थे जिनकी इनकम हार्डली 10,000 रुपये सालाना थी, एंड दे आर विनिंग 1 करोड़ और 50 लाख्स। तो उस केस में क्या अभी भी हम इनइलास्टिक कैटेगरी बोलेंगे? इलास्टिक हो जाएगा। दैट इज द रीजन जो सुपीरियर क्वालिटी फॉल करती है ना, वो मोर देन मतलब लेस देन 0 और मोर देन 1 की कैटेगरी दोनों में ही फॉल कर सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम, द चेंज, परसेंटेज चेंज इन इनकम, कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे। तो उसका जो डायमीटर होता है, जो उसका रेंज होता है इन केस ऑफ सुपीरियर गुड, इट कुड बी लेस देन 1 ऑल्सो एंड इट कुड बी मोर देन 1 ऑल्सो। मोर देन 1 इन केस ऑफ इलास्टिक वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे भाई तुम एकदम से इन्फीरियर में सुपीरियर गुड की कैटेगरी में फॉल कर गए, और इन इलास्टिक वहाँ पे आ गए जहाँ पे तुम ऑलरेडी सुपीरियर पे फॉल कर रहे थे, 1-2% चेंज हुआ एंड तुम्हें उतना मैटर नहीं करा। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी इनकम लेवल कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। आप इन्फीरियर में फॉल कर रहे थे या आप सुपीरियर में ऑलरेडी फॉल कर रहे थे। तो आइडियली हम लोग क्या बोलेंगे? उसका रेंज पूरा वही होता है। आइडियली अगर हम एक तरीके से बोला चाहे, मैं नटशेल में बोलूँ तो आई वुड नॉट से इनइलास्टिक, आई वुड से इलास्टिक। अगर जैसे मैंने बोला कि 0 और उसके बीच में कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या हाँ, लेकिन वही है ना कि ये एक्सेप्शनल कैटेगरीज में फॉल कर जाता है। एकदम से किसी की लॉटरी लगना या एकदम से किसी को बैंकरप्ट हो जाना, ये मतलब एक नॉर्मल कोर्स में नहीं बोला जाता है। लेकिन मैं फिर भी सुपीरियर गुड को मैं यही बोलूँगी, उसको हम इलास्टिक में ज़्यादा कैटेगराइज करते हैं, इन इलास्टिक में कम कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि उसका एक तो ये पॉइंट होता है कि इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी द डिमांड फॉर द सुपीरियर गुड वुड ऑलवेज राइट, क्योंकि उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट इज़ वाई हम ये हमेशा कंसिडर करते हैं कि अगर डिमांड इनकम में
1% भी चेंज आएगा तो डिमांड में हमेशा चेंज ज़्यादा आएगा। इसलिए कभी भी हम इसको इन इलास्टिक की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। इन इलास्टिक की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ इसको नॉर्मल गुड्स को रखा जाता है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता। सुपीरियर गुड में ये हो जाता ना कि ठीक है 10 लाख का मैं कमा रही थी, मुझे 2 लाख की इनकम बढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा मेरी डिमांड को चेंज नहीं करा, बट स्टिल हो सकता है मैं 10 लाख में एक ऑडी नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, 2 लाख बढ़ने से आई कैन अफोर्ड दैट ऑडी। क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम। ये हमेशा हमें ये अज्यूम करके चलते हैं तो इनकम विल राइज, डिमांड फॉर द सुपीरियर गुड विल ऑलवेज राइज। कभी भी हम नेगेटिव रिलेशनशिप या कांस्टेंट भी नहीं मानते हैं। अगर कांस्टेंट मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट गुड में या नॉर्मल गुड में कांस्टेंट मानते हैं। आया समझ में? सो इन इलास्टिक नहीं कंसिडर करूंगी मैं इलास्टिक कंसिडर करूंगी। मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ आयुष, तुम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि इसको इलास्टिक की ही कैटेगरी में इसलिए लूंगी क्योंकि इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम। इसमें हम सुपीरियर में हमेशा ये मान लेते हैं कि भाई अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड फॉर सुपीरियर विल ऑलवेज राइज। और ये डीम्ड होता है कि अगर 1% से भी इनकम बढ़ी तो हम 1% इनकम को यूटिलाइज करके हम अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, चाहे प्रैक्टिकली वो हमें नहीं कर रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम वो चीज़ लें, इलास्टिसिटी अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो वी विल कंसिडर दैट इनकम के साथ साथ डिमांड राइज करेगी ही करेगी। क्लियर? यही चीज़ जब प्राइस इलास्टिसिटी के मैं वो कराऊंगी ना तुम लोग को फैक्टर्स, तब ये चीज़ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो उस समय और रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इनकम इलास्टिसिटी में 3 कैटेगरीज है, दैट इज द इन्फीरियर गुड्स, द मॉडरेट गुड्स या नॉर्मल गुड्स, या सुपीरियर या लग्जरी गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है विद द इनकम, ठीक, जिसकी वजह से उनका एक इलास्टिक या इनइलास्टिक इलास्टिक रहेगा। ठीक, मॉडरेट का इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट हैज़ अ इनइलास्टिक और इलास्टिक इनइलास्टिक हाँ, इनइलास्टिक और यूनिटरी दोनों कंसिडर कर सकते हैं हम उसमें। फिर इन केस ऑफ सुपीरियर गुड इट हैज़ अगेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी राइज करेगी। सो इन केस ऑफ दिस इलास्टिसिटी माना जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। सो वी हैव कवर्ड 2 फुल्ली, द इनकम इलास्टिसिटी एंड द प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस इलास्टिसिटी कवर कर लेंगे। हाँ सुफियान, इन्फीरियर का मतलब देखो होता है सस्ता माल, कुछ भी होना। ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी मेरी तो क्या मैं अभी भी सस्ता माल खरीदूंगी? अगर मेरे पास 1 रुपये भी एक्स्ट्रा, सपोज करो मेरे पास 9 रुपये हैं और मुझे एकदम से 10 रुपये मिल जाए, तो मैं 9 रुपये का जब मैं 9 रुपये ले रही थी तो 9 रुपये की जगह 8 रुपये का कोई माल आ रहा था मेरे पास। आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड 10 रुपये वाला माल। ठीक, तो मैंने 8 रुपये वाला लिया जो कि सस्ता था। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, 9 से मुझे 10 हो गया, तो क्या अभी भी मैं 8 रुपये वाला ही लूँगी? नहीं, अब मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मैं 10 रुपये वाला लेने लग जाऊँगी। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है, हम तुरंत इन्फीरियर गुड्स को छोड़ देते हैं एंड वी प्रेफर नॉर्मल गुड या मॉडरेट गुड। एकदम से तो सुपीरियर में नहीं जा सकते, इन्फीरियर को मॉडरेट से होके सुपीरियर की कैटेगरी में जाना पड़ता है। तो जब इनकम में चेंज होता है तो डिमांड में हमेशा उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज आता है, क्योंकि हम तुरंत सस्ता माल को छोड़ देते हैं, हम हमेशा बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रेफर करते हैं। सो इन दैट केस इट वुड बी इलास्टिक। सस्ता माल था, तुम्हारा डाउट क्या है? तुम क्या चीज़ सोच रहे हो उसमें? अरे जैसे इनकम बढ़ेगी तो उसको छोड़ देंगे ना हम, तो इलास्टिक हुआ ना। परसेंटेज देखो, परसेंटेज जब कैलकुलेट, चलो मैं ये इन लोग की क्लास वाइंड अप कर दो, फिर मैं तुम्हें चल के बताती हूँ। बाहर चलो, और किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना? बस तुम लोग की और भी कोई क्लास है? नहीं, सो यू गाइज कैन गो, खत्म।